तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे गुप्त काल। गुप्त काल में हमने देख लिया था गुप्त साम्राज्य, उसका सामाजिक व्यवस्था कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था। आज हमको देखना है गुप्तकालीन धर्म व्यवस्था और गुप्तोत्तर काल। इस तरह से आपका गुप्त यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आज हमको देखना है गुप्तकालीन में उसकी धर्म की जो व्यवस्था थी क्या थी, धर्म कैसे मानते थे, कौन से धर्म मानते थे, किसकी आराधना करते थे, और इससे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद गुप्तोत्तर काल यानी जब गुप्त काल खत्म हो रहा था उस समय क्या क्या प्रक्रिया चल रही थी, क्या क्या उसके काल में हुआ, ये सभी। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने के मिलेंगे, छोटा टॉपिक है, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है मंदिर बनाने की कला का जन्म संभवतः गुप्त काल में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है, पूछेगा कि मंदिर बनाने की कला सबसे पहले कहाँ हुआ, मंदिर, समझ रहे हैं ना, मंदिर बनता है तो मंदिर बनाने की कला, इसका जन्म हुआ गुप्त काल में। सीधा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से मंदिर बनाने की कला कब जन्म लिया। सीधा एक नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न कि मंदिर बनाने की कला सबसे पहले कहाँ, तो गुप्त काल में। तो कह रहा है आपको मंदिर बनाने की कला का जन्म संभवतः गुप्त काल में हुआ। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म, कौन सा धर्म, वैष्णव माने विष्णु, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी वैष्णव भगवान ने पूजा करते थे, यानी विष्णु की। और उसका ना वाहक था गरुड़, क्या था, यानी वैष्णव भगवान ना विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़ते थे, गरुड़ के वाहक थे। उसका ना राज चिन्ह था, कौन सा, राज चिन्ह क्या था, गरुड़। गरुड़ क्या है, एक पक्षी है ना, गरुड़। गरुड़ एक पक्षी है जो ना उसका राज चिन्ह था। तो गुप्तकालीन व्यवस्था का राज चिन्ह क्या था, गरुड़। किसका भाग था, विष्णु के। तो विष्णु के उपासक थे, यानी विष्णु को पूजता था, विष्णु को मानता था। और गरुड़ उसका राज चिन्ह था, क्या था, राज चिन्ह, याद रहेगा ना। राज चिन्ह कौन था, गरुड़। पता है अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की, अजंता की गुफा बौद्ध धर्म का महायान शाखा संबंधित है। आपको पता है कि बुद्ध दो शाखा में बढ़ गया, वो महायान एवं हीनयान। तो अजंता में जो गुफा है ना वो महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, महायान शाखा से संबंधित है। अजंता के अतिरिक्त बाघ की गुफा, यानी अजंता में तो है ये है, उसके अलावा बाघ की गुफा जो मध्य प्रदेश में, कहा, मध्य प्रदेश में, जिला धार में, कहा, यानी धार जिला मध्य प्रदेश में बाघ गुफा है। आपको पूछेगा बाघ गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश के धार जिला में। इसका संबंध गुप्त काल से, किसे, यहाँ पे भी ना बुद्ध के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, बाघ गुफा में कहता है पहली बार देवताओं की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने की उपासना गुप्त काल में ही हुई थी। यानी कि पहली बार देवता ना मंदिर में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, मंदिर में रहेंगे देवता। तब पहली बार देवताओं की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने की करके उपासना की पूजा, मंदिर में भगवान को बैठाया तो पूजा कीजिएगा ना। तब मंदिर बनाया, उसमें भगवान को बैठाया, उसका उपासना किया, यानी उसको पूजा किया। ये चालू कौन करवाया, गुप्त काल में। गुप्त काल में तथा इसी काल में विष्णु के साथ ब्रह्मा जानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसी काल में ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी त्रिदेव, क्या कहते हैं इसको, यानी तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवता। तो त्रिदेवता की परिकल्पना विकसित हुई, यानी तब से लोग ना त्रिदेव मानने लगे कि त्रिदेव होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो त्रिदेव की परिकल्पना कब से, तो गुप्त काल से। तो ये सब धार्मिक धर्म के बारे में जान रहे हैं ना, कि वहाँ पे धर्म कैसा चलता था, क्या चीज होता था। तो त्रिदेव की संकल्पना गुप्त काल में, यानी वहाँ के लोग ना त्रिदेव को मानते हैं। त्रिदेव में कौन आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसकी आराधना करते हैं, यानी पूजा करते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ना गुप्त काल को ना भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, ये पूरा लाइन याद रखो, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहते हैं, तो गुप्त काल को। सबसे पहले बताया था मंदिर बनाने की कला, एक नंबर का प्रश्न, मंदिर बनाने की कला एक नंबर की प्रश्न हो गया जो पूछवे करता है। उसके बाद भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, दो क्वेश्चन याद हो गया, एकदम इम्पोर्टेंट। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन, गुप्त काल। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, ये बात रखा याद, गुप्त काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण युग। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको बोलेंगे, गुप्त काल को। ये प्रश्न आएवे करेगा, तो पहले वाला मंदिर बनाने की कला, अब भारतीय का स्वर्ण युग किसको कहेंगे, ये दो क्वेश्चन तुम्हारा रहा यहाँ से। अब देखते हैं गुप्तोत्तर काल। अब गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ था, गुप्त वंश के पतन के बाद, यानी गुप्त वंश खत्म हो रहे हैं, पतन के बाद उत्तर भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था का कायम हुआ, मतलब छोटे छोटे राज्य। ठीक है, जिसमें आया कन्नौज में मौखली वंश, थानेश्वर पुष्पभूति वंश, बल्लभी में मैत्री वंश। उसके बाद मगध और मालवा में गुप्तों की गौण शाखा, माने छोटा छोटा। और गौर बंगाल में पढ़ा है ना, शशांक वाला गौर, जो बोधिवृत्त ने तपा दिया था, कटवा दिया था, जलवा दिया था, वही गौर। तो गौर बंगाल में शशांक का राज स्थापित हुआ, गौर के नाम शशांक। तो इस सब का छोटा छोटा राज स्थापित हुआ।
पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यमित्र। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यमित्र। प्रभाकर वर्धन इस वंश का नाम स्वतंत्रता का जन्मदाता था, यानी कि पुष्यभूति वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता प्रभाकर वर्धन और पुष्यभूति इसके संस्थापक। प्रथम प्रभावशाली शासक था हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। ये जो हर्षवर्धन है ना, किसका बेटा था? प्रभाकर वर्धन के। तो आपको पता है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशी द्वितीय के साथ लड़ाई हुआ, हर्ष हार गया, पुलकेशी द्वितीय जीत गया। हाँ, तो ये हर्षवर्धन के बेटा रहे प्रभाकर वर्धन का। हर्ष की बहन राजश्री, उधर बताया आपको राजश्री की कहानी। राजश्री का विवाह मौखली नरेश गौरवर्धन से हुआ था। तो गौरवर्धन को गौरा लगा दिया था, सो मार दिया था, जिसकी हत्या ना मालवा का देवगुप्त कर दिया था। मालवा के राजा देवगुप्त आकर बहनिया के ले गया था, यानी और कन्या के ना के ले गया था। कहता हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन जब इसका बदला लेने के लिए गया तो देवगुप्त ने गौर शासक शशांक से साथ मिलकर धोखा दे दिया उसको, और धोखा देकर उसको मार दिया। 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, यानी 606 ईस्वी में हर्ष राजा बना। 606 ईस्वी में राजा बना। कौन? हर्ष, छोटा भाई नहीं, हर्ष राजा बना। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब गद्दी पर बैठा तो क्या किया देखो, हर्षवर्धन को शिलादित्य उपाधि देकर, क्या है? तो पूछेगा कि शिलादित्य की उपाधि से कौन जाना जाता है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। उसने परम भटनागर की उपाधि, परम भटनागर नरेश की उपाधि ली, यानी शिलादित्य के नाम से उसको जाना जाता है। शिलादित्य के नाम से उसको जाना जाता है। परम भटनागर उसका उपाधि हुआ। परम भट्टारक नरेश उसका उपाधि हुआ। ठीक है। हर्ष के विषय में सूचना उसके बांसबेरा अभिलेख से मिलता है। तो पूछेगा बांसबेरा अभिलेख का संबंध किससे है? हर्ष से। कहता साथ ही उसके दरबार में कवि बाणभट्ट जानते हैं ना, हर्ष चरित्र लिखा है, जिसमें हर्ष के बारे में जानने के लिए मिलता है। तो पूछेगा हर्ष चरित्र लेखक कौन है? बाणभट्ट के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है। और उसे शासन काल में एक चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग कहाँ से आया था? चीन से। केकरा समय में? हर्षवर्धन के समय में। हाँ, अब वही लिखा CU की। अब सब कुछ भूल जाओ, अब याद रखो CU की किताब का नाम है। क्या नाम है? CU की कौन लिखा? हेनसांग। CU की कौन लिखा? पूछबे करता है। पहले तो हेनसांग कहाँ के था? तो चीन के था। केकरा समय में आया? हर्षवर्धन के समय में आया। कौन सा किताब लिखा? CU की में ना भारत के बारे में वर्णन किया कि भारत की स्थिति क्या थी, कैसी थी, नहीं थी। यहाँ पे आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। अब बौद्ध धर्म का जो भी किताब उताब यहाँ से मिलेगा ना, उसको लिख कर दिया, लेके चल जाएगा चीन में। ठीक है, इसलिए यहाँ आया था। तो ये किताब याद रखे, पूछता है CU के लेखक कौन है? हेनसांग, यात्रियों का राजकुमार, याद है ना, नीति का पंडित। हाँ, ये सब है। ठीक है। हर्षवर्धन आरंभ में शैव मतायनी यानी शिव धर्म को मानता था। ठीक है। आगे चलकर ना बौद्ध धर्म मानने लगा, यानी बौद्ध मतायनी बन गया। ठीक है। और महायान पंथ का महान संरक्षक बन गया, यानी बौद्ध धर्म के दो हीनयान और महायान, तो महायान को मानता था। ठीक है। हेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में एक धर्म संघ में आयोजित करता था। धर्म संघ आयोजित करता प्रयाग में, और वहीं पे सारा धर्म दे देता था। वहीं पे मतलब प्रयाग में एक धर्म का संघ होता था, जिसमें ना प्रयाग में वहीं पे 5वें वर्ष ना सारा अपना धर्म दे देता था, यानी जनता को, गरीब लोगों को। तो अच्छा काम करता था ना। ठीक है। कहता हेनसांग की यात्रियों का राजकुमार, हो गया ना, अनीति का पंडित। तब पूछेगा यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते हैं? अनीति का पंडित। CU के ये लिखा है। ठीक है। हर्ष स्वयं भी महान लेखक था। हर्ष खुद भी लिखता था। ठीक है। उसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली किताब लिखा है। 3 गो नाटक लिखा है। ठीक है। पता है हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में 3 बड़ी शक्तियों गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य कन्नौज के लिए लड़ाई लगने लगा, जिसको त्रिपक्षीय लड़ाई कहते हैं, जो आगे देखेंगे। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें अंत प्रतिहार को सफलता मिला, यानी प्रतिहार जीत गया। अब हम अगले दिन देखेंगे दूसरा टॉपिक जो बचेगा। इसमें से कोई कंफ्यूजन तो कुछ नहीं, तो आगे बढ़ते हैं।